हाँ, तो आ जाओ बात सुनो। अभी पहले तो मैं अभी हिस्ट्री शुरू कर रहा हूँ, सही हिस्ट्री समझा रहा हूँ। तो हिस्ट्री ये टॉपिक है मेरा। अभी मैं वो टॉपिक समझाऊंगा जो एवेल्यूशन में इधर एवेल्यूशन में नहीं आए थे। ये क्या होता है, एवेल्यूशन में पेज 11 till 18 आया था हमारा, पेज 19 till 24 नहीं आया था, और पेज 19 to 24 ऐड किया है असेसमेंट्स के लिए, तो मैं वो कराऊंगा, सही है। और किसी को समझ नहीं आता है या कुछ नहीं होता है तो मैं इन दी एंड एक और चीज़ बताऊंगा जिससे वो इजीली समझ सकता है। ये जो मैं रिकॉर्डिंग अगर उसको समझ ही नहीं आती, कुछ नहीं आती, तो एंड में एक चीज़ बताऊंगा कि कौन सी चीज़ है जिससे वो इजीली ये समझ सकता है, सही है। तो और एक और चीज़, अगर किसी को समझ नहीं आता और किसी ने मेरी ये रिकॉर्डिंग सुन के टेस्ट में मिस को बोल दिया कि मिस मैंने ऐसा सुना था और मैंने उसका आंसर लिखा है, मेरा गलत आंसर हो गया, मुझे कोई ब्लेम नहीं चाहिए। समझ नहीं आता तो पढ़ भी लो, लेकिन मुझे इन दी एंड स्कूल से या लोगों से कोई ब्लेम नहीं चाहिए कि मेरी गलती थी, कुछ नहीं थी। तो अभी शुरू करते हैं। देखो कि अभी जो यूरोपियन एम्पायर था ना, यूरोपियन एम्पायर था, तो क्या होता है कि यूरोपियन की नज़रें थी कि इंडिया बहुत अमीर था, मतलब स्पाइसेस में, उसमें बहुत रिच था। तो यूरोपियंस की बहुत नज़र थी कि भाई देखो कितना अमीर है, देखो उससे अभी तक गए नहीं है, इंडिया अभी तक गए नहीं है, सिर्फ उनकी नज़र थी। लेकिन जो पोर्चुगीज़ था ना, पोर्चुगीज़ ने अभी गोवा एक सिटी है इंडिया का, उसने 1510 में गोवा पे वो कर लिया, मतलब बेस बना दिया है, सही है। और वहाँ ट्रेडिंग बेस बना दिया है, और वहाँ पे मतलब वो इंडिया में उनका बेस है पोर्चुगीज़ का, यूरोपियन का नहीं है, पोर्चुगीज़ का है। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ जो वन होती है, उसने परमिशन ग्रांट की मर्चेंट्स को कि आप मर्चेंट्स को परमिशन ग्रांट की कि आप जाएं, अभी मर्चेंट ग्रांट की आप इंडिया जाएं, इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। क्वीन ने साइन किया कि आप जा सकते हैं, मतलब प्रॉपर ये डील थी, कोई फेक डील नहीं थी, प्रॉपर डील थी। और जो मर्चेंट्स को साइन किया था ना, वो प्राइवेट मर्चेंट्स थे, गवर्नमेंट के मर्चेंट्स नहीं थे। ये गवर्नमेंट के बंदे नहीं थे, या प्राइवेट से खुद जा रहे थे, और इनको क्वीन एलिजाबेथ ने परमिशन साइन कर ली थी। और जब भी भाई ये इंडिया पहुँचे 1608 में, सूरत एक सिटी है, सूरत में पहुँचे, और वहाँ पे अभी तक ट्रेड नहीं कर पाए। ट्रेड क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वहाँ के अभी ट्रेड करने के लिए उनके लोकल रूलर नहीं, वहाँ का लोकल रूलर होता है, वहाँ से उनको परमिशन चाहिए, सही, वहाँ से उनको परमिशन चाहिए अभी। तो परमिशन मिलते 1612 हो गया, 1612 उनको परमिशन मिल गई, और परमिशन मिलने पे वो परमिशन मिल जाती है, और वो मतलब ट्रेड शुरू कर देते हैं इंडिया में। अभी मैं जो भी चीज़ समझाऊंगा ना, वो मतलब वो उसके हिसाब से समझाऊंगा। हेडलाइन हो तो जैसे हेडलाइन अभी एंटर द ब्रिटिश, फिर अभी दूसरी हेडलाइन है इसके नीचे ऑरेंज में AIC इन्फ्लुएंस ग्रोज। ऐसे हेडलाइन करते करते मैं समझाऊंगा सबको। तो मैं मतलब पैराग्राफ वाइज नहीं, हेडलाइन करते करते मैं हर किसी चीज़ें समझाऊंगा। तो अभी AIC इन्फ्लुएंस ग्रोज, इसमें क्या होता है, EIC, अभी कंपनी का नाम था EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था EIC, और ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो इंडिया आए थे। जो आए थे वो बहुत छोटी कंपनी थी, इतनी खास इतनी बड़ी भी नहीं थी, उतनी कुछ नहीं थी। लेकिन बाय द टाइम ऑफ 1664 तक वो इंडिया में बॉम्बे मतलब मुंबई, अभी आज के ज़माने में मुंबई बोलते हैं, तब बॉम्बे बोलते थे। उनका बॉम्बे में हेड क्वार्टर, मतलब जो मेन जगह नहीं होती जहाँ पे बेस होता है, सारा होता है, वो मुंबई में उनका बन चुका था। बाय द टाइम ऑफ 1690 उनका कलकत्ता में एक बेस हो गया था। और वो क्या करते थे, वो ट्रेड किस चीज़ों का करते थे? ट्रेड तो हम क्या करते थे कि इंडिया से स्पाइसेस कॉटन है ना, वो लोअर प्राइस में लेते थे, और फिर वो उसको लेके इंग्लैंड में बेचते थे ज़्यादा प्राइसेस पे, तो उनका प्रॉफिट भी अच्छा खासा था, और वो अमीर होते जा रहे थे। और फिर भाई, और ये तो मुगल एम्पायर को खुश रखने के लिए उनको गिफ्ट भेजते थे कि भाई ये लें, गिफ्ट है, हम इंग्लैंड से लाए हैं, यहाँ से लाए हैं। तब ब्रिटिश अमीर भी था, तो इंग्लैंड से वैसे करते करते मतलब उसको ब्रिटिश मुगल एम्पायर से कुछ एतराज़ ना करे, कुछ ना करे, तो उनको गिफ्ट भी देते थे। और ब्रिटिश फिर बस ब्रिटेन में ट्रेड करते थे, उनको ट्रेड सही जा रहा था। फिर क्या होता है कि 1686 में ब्रिटिश नहीं, वो ये जो EIC है, ईस्ट इंडिया कंपनी, स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी, और इस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये सोचती कि भाई मैं मुगल एम्पायर को अटैक करती हूँ। तो उसने 1686 में तब रूलर था औरंगज़ेब। 1686 में जो औरंगज़ेब के रूल में उन्होंने अटैक किया, लेकिन वो औरंगज़ेब उनको बैटल में हरा देता है, और फिर औरंगज़ेब उनको माफ़ कर देता है 2 शर्तों पे। एक शर्त थी कि वो पहले तो अपनी वो माफ़ी मांगेंगे, सॉरी बोलेंगे,
कि हमने गलत काम किया, दूसरा कि वो एक हैवी फाइन भरेंगे। भी ईस्ट इंडिया कंपनी ये दो शर्तें पास कर ली तो औरंगजेब उनको माफ़ कर देते, कहते वापस ट्रेड कर लो। लेकिन अभी EIC तो देखो मैंने शुरू में बताया था ना, यूरोप की सिर्फ नज़रें थी इंडिया पे कि हम जाए नहीं जाएँ, ट्रेड करें नहीं करें। लेकिन अभी यूरोप सोच रहे थे हम ट्रेड करते हैं इंडिया में, उन्होंने डिसाइड कर लिया था हम ट्रेड करेंगे। लेकिन EIC ने उनको मौका ही नहीं दिया, उनको चांस ही नहीं दिया, उनको आने ही नहीं दिया इंडिया में। उन्होंने कहा चुपचाप जाओ इंडोनेशिया पे, इंडिया में नहीं आओ। और लेकिन जो पोर्चुगीज़ का तो बेस था ना गोवा में, पोर्चुगीज़ को भी डिफीट कर लिया। जो पोर्चुगीज़ का जो बेस था उनको भी वहाँ पे उनको डिफीट कर दिया। और 1664 अभी क्या होता है, उनका जो मेन मसला था ना, मेन मसला था फ्रेंच के साथ। तो उन्होंने 1664 में जब फ्रेंच ने पहला बेस बनाया तो फ्रेंच भी थोड़ा था मतलब ऊपर जा रहा था, मतलब थोड़ा वो राइज हो रहा था, पावर में राइज हो रहा था। तो भाई उसको EIC को मसला था कि भाई फ्रेंच क्यों ऊपर आ रहा है। तो EIC का एक बड़ा, तो EIC ने एक बंदा हायर किया, बंदा हायर नहीं कह सकते लेकिन एक बंदा वो किया अपने अंदर, एक बंदा लाया रॉबर्ट क्लाइव बड़ा स्मार्ट बंदा था, उसको पता था वॉर कैसे चलती है, मतलब कब कैसे अटैक करना है, कैसे करना है, मतलब तो वॉर का बंदा था, उसको पता था कब कैसे, मतलब कैसे कब किसी चीज़ों का फ़ायदा उठाना है। तो अभी क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रेंच को डिफीट कर लिया, और फ्रेंच को डिफीट करते करते वो फ्रेंच को डिफीट कर लिया उसने, सही है। और वो जब ये फ्रेंच को डिफीट करते हैं ना, जो फ्रेंच की जो बैटल थी ना, जो जिससे EIC की जो बैटल थी और फ्रेंच के बीच में जो बैटल थी, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ पेल्सी। जो अभी फ्रेंच और EIC के जो बीच में लड़ाई थी उसको क्या कहते हैं, बैटल ऑफ पेल्सी। अभी रॉबर्ट क्लाइव ने बैटल ऑफ पेल्सी जिताई तो उसको वो अमीर भी बन गया, वो भी बन गया, सही है। और लेकिन अभी क्या होता कि उस पर एक केस आया था, एक कोर्ट का केस नहीं होता वैसे केस आया था कि भाई जो रॉबर्ट क्लाइव है ना, ये वो करता है, क्या कहते हैं, इसने इंडिया को प्लंडर किया है, इसने बहुत लूटा भी है, ये बहुत चोर है, वो ऐसा है, मतलब इस पर बहुत केसेस लगे थे। लेकिन वो केसेस प्रूव नहीं हो पाए, केसेस लगे थे लेकिन प्रूव नहीं हो पाए, मतलब वो सक्सेसफुल केसेस नहीं गए। लेकिन अभी जी केस लगा था ना रॉबर्ट क्लाइव की इतनी बेइज्जती हुई थी उसकी, मतलब दोस्तों में उसमें, मतलब इतनी अच्छी खासी ख़राब हो गई थी दोस्ती उसमें। तो क्या हुआ कि उसकी बहुत बेइज्जती भी हुई है, अभी बहुत उसकी बेइज्जती हुई है, क्या हुआ है सारी, बहुत उसकी डिसग्रेस हुई है। और अभी क्या होता था तब के ज़माने में एक फेमस ड्रग्स होते हैं, तब फेमस ड्रग था ओपीएम एक ड्रग था। और तब रॉबर्ट क्लाइव ओपीएम ड्रग्स लेता था। कौन सा ड्रग लेता था, ओपीएम ड्रग लेता था। तो अभी रॉबर्ट क्लाइव को इतना टेंशन हो गया था कि भाई मुझे बहुत लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और वो ड्रग्स भी करता था। तो इन दोनों को जब उसने करते करते उसने एक दफ़ा अपनी जान ले ली, सुसाइड कर ली, 1773 में सुसाइड कर लिया, वो मर गया, सही है। फिर क्या करते हैं, आ जाओ फिर करते हैं। पहले से मैंने कहा था कि भाई मैं अभी हेडलाइन बाय हेडलाइन समझाऊंगा। तो अभी दूसरी हेडलाइन आई है पेज नंबर 20 पे, ब्रिटिश एक्सपेंशन फ्रॉम 1750s टू 1850s। अभी पहला टॉपिक है द बैटल ऑफ प्लेसी, जो भी आप बोलो। अभी बैटल ऑफ प्लेसी तो रॉबर्ट क्लाइव जीत चुका है। अभी इसमें बता रहे हैं कि कैसे जीता था, कौन से रीजंस से, कि जो रॉबर्ट क्लाइव था वो बैटल ऑफ प्लेसी कैसे जीता था, इसमें बता रहे। जीता तो था लेकिन कैसे जीता था, इसमें रीजंस पता चलेंगे हमको। तो क्या हुआ था कि जो देखो अभी क्या होता है 1756 में फ्रेंच है ना, अभी तो फ्रेंच अभी ग्रो हो रहा था ना, जैसे बताया था मैंने, फ्रेंच ग्रो हो रहा था। तो फ्रेंच ने सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल था। फ्रेंच ने नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला को बोला कि तुम EIC का एक बेस है कलकत्ता में, तुम उसको अटैक करो। तो सिराजुद्दौला फ्रेंच के उसमें बातों में आ गया, उसने कलकत्ता के जो EIC का बेस है कलकत्ता में उसने अटैक किया। लेकिन वो इतना कंट्रोल नहीं रख पाया उस जगह पे। तो EIC ने अपने सोल्जर्स, अपने प्राइवेट सोल्जर्स, EIC की भी प्राइवेट आर्मी भी बन गई है, EIC इतना स्ट्रॉन्ग है, EIC के पास अपनी प्राइवेट आर्मी भी है। EIC ने अपने प्राइवेट सोल्जर्स भेजे, सिराजुद्दौला को कलकत्ता में हराया और उसने जो नवाब ऑफ बंगाल था ना, उसको हरा दिया, उसको मार दिया। सिराजुद्दौला को मार दिया, सही है। और ये जो बैटल ऑफ पेल्सी जो थी ना, मतलब अभी EIC जो सोल्जर्स लेके गया सिराजुद्दौला को हराने के लिए, ये रॉबर्ट क्लाइव के अंडर थे, मतलब रॉबर्ट क्लाइव के अंडर कमांड थे, सही है, मतलब रॉबर्ट क्लाइव के नीचे वाले लोग थे, सही है। तो इन्होंने जब भी रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब ऑफ बंगाल को मार दिया, तो ऑब्वियसली
रॉबर्ट क्लाइव नवाब ऑफ बंगाल बन गया। और अभी उसने जब नवाब ऑफ बंगाल को मार दिया तो रॉबर्ट क्लाइव नवाब ऑफ बंगाल बन जाता है खुद ब खुद। सही है। एक और रीज़न है कि क्लाइव ने, जो रॉबर्ट क्लाइव है, उसने ईजिली कैसे वो जो बैटल थी ना, जो फ्रेंच और सिराजुद्दौला ऑफ ब्रिटिश के जो बीच में लड़ाई थी, वो क्लाइव ने इतनी ईजिली कैसे जीती। इसका रीज़न था कि जो सिराजुद्दौला का एक जनरल था, एक मिनिस्टर कह सकते हो, जनरल कह सकते हो, मीर जाफ़िर। सिराजुद्दौला का जो मिनिस्टर जनरल था मीर जाफ़िर ने क्या किया कि रॉबर्ट क्लाइव के बाद चुप बैटल से पहले की बात है, सिराजुद्दौला मर जाता है, लेकिन बैटल से पहले की बात है। बैटल से पहले क्या होता है कि मीर जाफ़िर जो होता है ना, रॉबर्ट क्लाइव के पास जाता है, कहता है कि भाई मैं तेरे को बताऊंगा कि सिराजुद्दौला कहाँ से आएगा, कहाँ बैठा है, कब बैठा है, कैसे कब क्या कर रहा होगा, और वो उसके लोग कैसे हैं, कैसे उसके लोग हैं, मतलब कहाँ से आते हैं लोग, और लोग क्वालिफाइड हैं, मतलब सारी उसको इन्फॉर्मेशन रॉबर्ट क्लाइव को इन्फॉर्मेशन दी। और मीर जाफ़िर ने कहा कि भाई जब भी तू सिराजुद्दौला को बैटल में हराएगा ना, तो मुझे ये कोई गिफ्ट में कोई लैंड देना, पैसे देना। सही है। तो अभी मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ होता क्या है कि फ्रेंच ने सिराजुद्दौला को बोला कि तुम कलकत्ता को अटैक करो। सिराजुद्दौला कलकत्ता पर अटैक करते हैं और कलकत्ता को जो EIC का जो वहाँ पे बेस था, ईस्ट इंडिया कंपनी का बेस था, उसको डिफीट कर देता है। ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है, सिराजुद्दौला अभी बैठा हुआ है कलकत्ता में। तो अभी क्या होता है कि सिराजुद्दौला का एक जनरल होता है मीर जाफ़िर रॉबर्ट क्लाइव के पास जाता है, कहते हैं कि मैं सिराजुद्दौला का जनरल हूँ और मुझे पता है कि सिराजुद्दौला कब क्या करता है, कब कैसे करता है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। मुझे आप बदले में, जब भी आप सिराजुद्दौला को बैटल में हराओगे तो मुझे गिफ्ट में कोई पैसे देना, कुछ देना। रॉबर्ट क्लाइव हाँ कह देता है कि भाई अगर तूने सही इन्फॉर्मेशन दी और अगर उस इन्फॉर्मेशन से हम जीते तो हम तेरे को एक वो लैंड गिफ्ट कर देंगे। तो जो मीर जाफ़िर था, जनरल था सिराजुद्दौला का, उसने मीर जाफ़िर ने रॉबर्ट क्लाइव को बताया कि भाई ये इस वक्त ऐसे बैठा होगा, ये इसकी तुम लोग आर्मी लेके आओगे तो यहाँ से लेके आना, इसकी यहाँ से लोग उसके वीक हैं, यहाँ से स्ट्रॉन्ग है। मतलब मीर जाफ़िर ने फुल चीटिंग की। ठीक है। और फिर क्या होता है कि इस वजह से रॉबर्ट क्लाइव ने ईजिली सिराजुद्दौला को हरा दिया। सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल था। रॉबर्ट क्लाइव ने ईजिली नवाब ऑफ बंगाल को मार दिया, सिराजुद्दौला को मार दिया, क्योंकि उसे पता था कि भाई सिराजुद्दौला कब कैसे बैठा हुआ है। और जब उसने सिराजुद्दौला को मार दिया, जीत गया वो बैटल, उस बैटल को कहते हैं बैटल ऑफ पैसी। जीत गया तो उसने मीर जाफ़िर ने उसकी मदद की थी ना, कि बताया था कब कैसे होगा, क्या क्या होगा। तो उसने मीर जाफ़िर को मतलब एक पावर दे दी, एक जगह भी दे दी। सही है। तो अभी क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़िर को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया। क्या अभी देखो, मीर जाफ़िर ने मदद की थी ना उसकी, अभी रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब ऑफ बंगाल को मार दिया है। सही है। मतलब बंगाल पे रूल करने के लिए अभी कोई नहीं है। तो क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़िर को बना दिया नवाब ऑफ बंगाल। सही है। और बंगाल तब था सबसे रिचेस्ट स्टेट, बंगाल तब से बहुत रिच स्टेट था, उसमें बहुत चीज़ें भी थी। तो तब मतलब मीर जाफ़िर चीटिंग करने की वजह से वो अभी इंडिया सबसे रिचेस्ट स्टेट का वो बन गए, नवाब बन गए। तो अभी मीर जाफ़िर अभी ऐसा कोई अपना रूलर नहीं था कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। वो मतलब कह सकते हो एक नहीं होता, एक बंदा बैठाते हैं कि भाई हम डिसीजंस हम लेंगे, तू बस हमारी तरह से बैठा रहे। मीर जाफ़िर वैसा ही बंदा था। मतलब मीर जाफ़िर को बार बार ब्रिटिश को EIC के जो लोग थे, ऑफिशियल्स थे, EIC के ऑफिशियल्स को बार बार कभी गिफ्ट देता था, वो देता था, जैसे वो अपनी सीट पे रहे तो सीट से नहीं उठाएं। और कैसे तो एक बंदा बैठा है कि तू बैठ जा, डिसीजन हम लेंगे, तू बस बैठा रहे, यूँ ही बैठा रहे, बस तेरे को दिखाने के लिए तू बैठा रहे, वरना डिसीजन हम लेंगे। तो फिर क्या होता है, 1764 में मीर जाफ़िर का बेटा होता है मीर कासिम। मीर जाफ़िर का अभी क्या होता है, मीर जाफ़िर नवाब बंगाल था ना, तो मीर जाफ़िर का बेटा था मीर कासिम। मोस्ट प्रोबेबली मीर जाफ़िर मर चुका है। अब उसका बेटा है मीर कासिम अभी रूल करे ना। मीर कासिम अभी क्या बन गए, नवाब ऑफ बंगाल। तो मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल बन गया। तो उसने क्या किया कि जो तब मुग़ल एम्परर था शाह आलम II। अभी मीर जाफ़िर का बेटा मीर कासिम
मीर कासिम और मुग़ल एम्पायर शाह आलम टू, इन्होंने मिलके EIC को बंगाल से निकालने की कोशिश की। अभी क्या तब मीर कासिम तो नवाब ऑफ बंगाल बन गया है ना, क्योंकि उसका फादर मर गया तो वही बनेगा ना। वो नवाब ऑफ बंगाल था और उसने ब्रिटिश मुग़ल एम्पायर को बोला, मुग़ल एम्पायर को बोला, शाह आलम टू को बोला कि आ जाओ अटैक करते हैं, और उन्होंने EIC को अटैक किया। 1764 में उसने EIC को अटैक किया, लेकिन वो बहुत गंदी तरह हारे भी जाते हैं। अभी उस बैटल को तुम क्या बोलते हैं? उस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ बुक्सार। बैटल ऑफ बुक्सार बोलते हैं उस बैटल को। जब बैटल ऑफ बुक्सार में क्या हुआ था, शाह आलम टू और मीर कासिम ने मिलके EIC को अटैक किया। इसको बैटल ऑफ बुक्सार बोलते हैं। और इसमें शाह आलम टू और मीर कासिम बहुत गंदी तरह हारते हैं। और इसकी वजह से ब्रिटिश अभी जब ये हारते हैं ना, तो ब्रिटिश बदले में बंगाल ले लेता है। बंगाल एक स्टेट होता है, बंगाल स्टेट ले लेता है, बिहार स्टेट ले लेता है और उड़ीसा स्टेट ले लेता है। मतलब इन्होंने अभी बैटल ऑफ बुक्सार ये मीर कासिम बैटल ऑफ बुक्सार हारा भी सही, और उसकी वजह से ब्रिटिश के हाथ में बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी आ गया। सही, तो अभी इनका इन्फ्लुएंस और ग्रो हो रहा है इंडिया के बीच में। अभी फिर दूसरी हेडलाइन है बंगाल एक्सप्लॉइटेड, पेज 20 पे। तो अभी जो ईस्ट इंडिया का जो मेन पर्पस है ना, उसका मेन पर्पस है कि जितना प्रॉफिट कमा सकते हैं उतना प्रॉफिट कमाएं। और तो लेकिन अभी क्या होता है कि जी वहाँ के अभी क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत करप्शन थी। सही है, मतलब यहाँ से पैसा ले लिया, मतलब बहुत करप्शन थी ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो इसकी वजह से जो ब्रिटेन का जो था ना, मतलब ब्रिटेन के होते हैं ना कि भाई एम्बेरस हो गया ब्रिटेन। अभी ये क्या है कि ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है। लेकिन अभी ब्रिटेन ने देखा ना कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी करप्शन कर रहा है, इतनी गंदे काम कर रहा है इंडिया में, जब देखो वॉर पे जा रहा है, जब देखो करप्शन कर रहा है, जब देखो करप्शन बहुत थी ईस्ट इंडिया कंपनी में, जब देखो करप्शन कर रहा है, वो कर रहा है। तो ब्रिटेन के बहुत लोगों ने बोला कि भाई इतनी करप्शन आज तक ब्रिटेन के किसी आदमी ने नहीं देखी होगी जितना ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल और उसमें कर रही है। तो और एक और बंदा था MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। MP ने भी बोला कि सबसे आज तक दुनिया सबसे जो करप्ट कंपनी आज तक सबसे रही है ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो इंडिया में रूल कर रही है। और सही है, ये समझा दिया मैंने अभी। फिर अभी पेज 21 पे आ जाओ, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरवीन्स, ऑरेंज में हेडलाइन है। अभी क्या होता है, अब इसे बता रहे हैं कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट देखती है ना कि भाई जो ये प्राइवेट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी बहुत करप्शन कर रही है, सही से चला भी नहीं रही, बहुत बेकार हालत में इंडिया, बहुत सही नहीं कर रही, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, बीच में आती है कि भाई ये चीज़ें नहीं करो। और उन्होंने क्या किया, एक लॉ पास किया। कैसे एक लॉ पास किया, द इंडिया एक्ट। उस लॉ को क्या कहते हैं, द इंडिया एक्ट। उन्होंने लॉ पास किया और उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर बहुत सारे स्टेट्स भी हैं। अभी ब्रिटिश ने इंटरवीन किया ना कि भाई नहीं, तुम ईस्ट इंडिया कंपनी तुम सही नहीं करे, तुम करप्ट हो वो। तो उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है पावर्स होती हैं, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, ब्रिटेन ने सारी ले ली ईस्ट इंडिया कंपनी से। कहा कि भाई तुम लोग बहुत करप्शन कर रहे हो, तो उन्होंने उनसे आधी से ज़्यादा पावर ले ली। मतलब ब्रिटेन ने आधी से ज़्यादा पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से ले ली। क्यों? क्योंकि बहुत करप्ट थी और ट्रेड भी सही से नहीं करी थी, बहुत करप्ट थी वो थी। फिर इसकी वजह से उन्होंने बहुत पुलिस फोर्स भी बनाई, और बहुत सारी चीज़ें बनाई जैसे कि ये करप्शन रुक जाए। और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत सारी पावर, मोस्ट पावर जो नहीं होती ना, मतलब ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा पावर ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से ले ली, क्योंकि बहुत करप्शन कर रही थी। सही है। फिर एक पॉइंट्स सेक्शन बना हुआ, 5 पॉइंट्स बने होंगे, वहाँ पे आ जाओ। ये 5 पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। क्या होता है, 1782 में एक गवर्नर जनरल होता है। गवर्नर जनरल था, अभी देखो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये ब्रिटेन से आया था, पर ब्रिटेन अभी गवर्नर जनरल अभी क्या होता है, ब्रिटेन ने एक बंदा हायर किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स। और उस बंदे को कहा था कि ब्रिटेन ने हायर किया था कि तू भाई गवर्नर जनरल है, तो अभी इंडिया का गवर्नर जनरल है। सही है। मतलब जो गवर्नर था ना, वो इंडिया डिसाइडिंग करता था कि हमारा गवर्नर कौन बनेगा। गवर्नर डिसाइड करता था, ब्रिटिश डिसाइड करता था कि गवर्नर कौन बनेगा। तो भाई गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स है ना,
तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक ट्रीटी साइन की। वॉरेन हेस्टिंग्स पावर में आया ना, 72 में पावर में आया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक ट्रीटी साइन की मराठा के साथ साइन की कि भाई पीस रखो, और उसने मराठा वॉर रोक दी। 72 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने ट्रीटी साइन की कि वॉर रोक दो, उसने वॉर रोक दी मराठास और ब्रिटेन के बीच में। फिर 1799 में गवर्नर जनरल वेजली ने मैसूर पे अटैक किया। वहाँ के टीपू सुल्तान एक बड़ा वहाँ का एक कह सकते हो इन्फ्लुएंस्ड बंदा था मैसूर में, उसने टीपू सुल्तान को ही मार दिया, और जो उसका टीपू सुल्तान का जो लैंड था उसने वो भी ले लिया। फिर उसके बाद क्या होता है, जो नवाब ऑफ ऊद आता है। नवाब ऑफ ऊद क्या होता है कि नवाब ऑफ जो उसी साल में गवर्नर जनरल ने नवाब ऑफ ऊद को भी अटैक किया, नवाब ऊद को भी मार दिया, डिफीट कर दिया। सही। फिर 1803 में ब्रिटिश ने दिल्ली पे एंटर भी किया। और वहाँ का जो मुग़ल एम्पायर था, शाह आलम था, उसको बोला कि तू भाई अभी हमारी प्रोटेक्शन के अंदर है। मतलब ये जो मीर जाफ़र के साथ नहीं होता कि भाई सीट पे बैठेगा तू, डिसीजंस हम लेंगे, वैसे ही ये था कि शाह आलम तू सीट पे बैठेगा, डिसीजंस हम लेंगे। तो ब्रिटिश प्रोटेक्शन इसका मतलब इस चीज़ का मतलब था। फिर इन द 1818 में आता है, फिर उसने 1818 में ब्रिटिश ने मराठा को भी डिफीट कर लिया, और मराठा को ब्रिटिश के कंट्रोल में आना पड़ा। सही है। अभी मैं एक दूसरा वॉइस नोट बना रहा हूँ, उसे वॉइस नोट में मैं जो कंटिन्यूड है वो समझा रहा हूँ। सही है।